नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मित्र आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्षा ऋतु जो है इसका समापन हो चुका है और शरद ऋतु जो है वो हमारे देश में शुरू हो चुकी है। दोस्तों, शरद ऋतु को हम अर्ली ऑटम भी कहते हैं। भारतीय मास के अनुसार यह अश्विन और कार्तिक के महीने में जो है आती है और जो है 15 नवंबर से 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक एक्सटेंड करती है। तो दोस्तों, आज हम शरद ऋतु में होने वाली बीमारियां और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, हमें अपना जो है कैसे अपना आहार विहार जो है रखना है और कुछ विशेष योग आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही कुछ रोचक और विशेष जानकारी आपको दूंगा, जिसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, जैसे कि वर्षा ऋतु ख़त्म हुई है और बादल जो हैं वो छट गए हैं, आसमान साफ हो गया है, बारिश ख़त्म हो चुकी है, तो अब क्या होता है इस ऋतु में, शरद ऋतु में गर्मी बढ़ने लगती है। तो इस बढ़ती गर्मी के कारण क्या होता है, वर्षा ऋतु में जो पित्त का संचय हुआ था, आयुर्वेद में 3 एलिमेंट्स हैं, वात, पित्त और कफ, जिसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं। तो पित्त जो है गर्मी को दर्शाता है। जब पित्त बढ़ता है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है इस ऋतु में। अब बढ़ती गर्मी के साथ क्या होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और पित्त के प्रकोप की वजह से, इस बढ़े हुए पित्त की वजह से ही इस ऋतु में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और इस ऋतु को बीमारियों की या रोगों की माता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या क्या बीमारियां होती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले पेट से संबंधित बीमारियां। इस ऋतु में भूख जो है वो कम हो जाती है, हमारे जो एनर्जी लेवल्स जो है वो मीडियम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। हमें हाइपर एसिडिटी होने लगती है, हमारे तेज़ाब ज़्यादा बनने लग जाता है, पेट में जलन होती है। आयुर्वेद में इसे हम अमल पित्त कहते हैं। तो जो लोग इस रोग से ग्रसित हैं उनको जो है ये दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। मुंह में छाले जो हैं वो होने शुरू हो जाते हैं, हमारे मुंह से खून, नाक से खून आ जाता है कई बार, जिसे नक्सीर कहते हैं। मल मार्ग से, अब जो अपना बवासीर के रोगी हैं कई बार, है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगी हैं, तो उनमें ब्लीडिंग टेंडेंसीज जो है वो बढ़ जाती हैं। मल मार्ग से जो है खून जो है वो आ सकता है। औरतों में जो है वो मेनोरेजिया हो जाता है, यानी कि माहवारी का अत्यधिक आना। औरतों में माहवारी के दौरान जो है खून ज़्यादा पड़ने लग जाता है। शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं जिसमें जलन होती है, खुजली होती है, तो ये चमड़ी की बीमारियां होती हैं। सिर में दर्द रहता है ना। तो ये सभी जो हैं पित्त से होने वाली बीमारियां हैं। अब इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमारा कैसे खाना पीना होना चाहिए, क्या आहार होना चाहिए। अब पित्त बढ़ रहा है दोस्तों, तो पित्त को कम करना है, तभी पित्त से होने वाली बीमारियां जो हैं वो कम होंगी। अब पित्त को कम करने के लिए क्या करेंगे, ठंडी चीज़ें लेंगे हम, है ना, जो शीत वीर्य युक्त आहार हैं, ठंडी तसीर वाले आहार हैं, जो मधुर रस प्रधान आहार हैं, मीठी चीज़ें जो हैं, है ना, हल्की चीज़ें हैं, जो तिक्त रस वाली चीज़ें हैं, जो कड़वी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे, अगर हम ऐसा खाना पीना खाएंगे तो पित्त जो है ये शांत हो जाएगा। अब ऐसे खाने में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमें अनाज में क्या खाना चाहिए। जैसे गेहूं है, जौ है, चावल है, बाजरा है, इनका हमें सेवन करना चाहिए। दालों में हम मूंग, मसूर, मोठ है, ये खा सकते हैं। इसके बाद सब्जियों में पेठा है, लौकी है, करेला है, करेला कड़वा होता है ना, हफ्ते में आप 1-2 बार करेला खाइए। परवल है, तोरी है, गोभी है, पालक है, चुलई है, गाजर है और जो मक्का होता है उसका भुट्टा है, ये खा सकते हैं। अब फलों में क्या खाने चाहिए, हमारे पास अनार है, आंवला है ना, और केला है, सेब है, अंजीर, मौसम्मी है, मौसम्मी हमें चूसनी चाहिए, मौसम्मी का रस लेना चाहिए, नींबू पानी पीना चाहिए, नींबू का सेवन करना चाहिए। नारियल पानी जो है वो ठंडा होता है ना, मीठा होता है। और पपीता है, इन फलों का सेवन करना चाहिए। इनसे जो है हमारे अंदर की गर्मी शांत होगी, बढ़ा हुआ पित्त जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब मसालों में हमें क्या खाना चाहिए, मसालों में जो है जीरा है, धनिया है, आंवला है, इलायची है, हल्दी है, अब खसखस है,
सौंफ है, ये सभी मसाले जो है लिए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें जो दूध, घी, मक्खन, मिश्री, इनका सेवन करना चाहिए। नारियल का तेल है, हमें नारियल के तेल जो है उसमें अपना हम सब्जी भी बना सकते हैं। हम नारियल के तेल से अपने शरीर पे मालिश भी कर सकते हैं, ये करनी चाहिए। इसके अलावा मीठी चीज़ों में जैसे ठंडी खीर, रबड़ी आदि खाएंगे तो हमारे अंदर बढ़ा हुआ पित्त जो है वो शांत हो जाएगा और पित्त से होने वाली बीमारियों से हम बचेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है, जैसे मैंने बताया कि फलों में हम केला खाते हैं। अगर हम केले को थोड़े से घी में मिलाकर और उसमें इलायची, मिश्री मिलाकर डालें तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है ना। हमें जो पानी जो है पीने का, वो मटके का पानी ख़ास तौर पे पीना चाहिए, जो मैं हर वीडियो में आपको अपने बताता हूँ। खस का पानी, या जो आप अपना गर्मी के मौसम में खसखस का शरबत ले रहे थे या बरसात के मौसम में, वो शरबत आप लेते रहिए, है ना। और आयुर्वेद में बताया गया कि हमें जो नदियों का जल है, जो साफ़, जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं, इनमें हमें नहाना चाहिए, इनका पानी पीना चाहिए। एक वर्ड आया है बड़ा ही रोचक, हंसोदक। हंसोदक का मतलब है कि अब इस मौसम में गर्मी बढ़ गई है तो सूर्य तेज रहता है। बढ़ती गर्मी से क्या होता है, जैसे कोई लेक है, नदियां हैं, इनमें पानी गर्म हो जाता है और रात को जो है अपना ठंडक पैदा होती है, चांद होता है, तो चांदनी से पानी में शीतलता पैदा होती है, पानी जो है पवित्र हो जाता है, उसमें एक खास गुण पैदा होते हैं। तो हमें नदियों के जल में जो है, हंसोदक में जो है, इनका पान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। उसके बाद हमारा विहार कैसा होना चाहिए, हमारा रहना सहना कैसा होना चाहिए। हमें साफ़ सुथरे, निर्मल, स्वच्छ जो है कपड़े पहनने चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया कि इस ऋतु में जो फूल हो रहे हैं, उन फूलों की जो मालाएं हैं, उनका धारण करना चाहिए। अब इसका क्या एक्सपेक्ट है, जब हम ये ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है ना। चंदन का उपयोग करने के लिए कहा गया है। हम चंदन का जो है तिलक भी कर सकते हैं, अपने शरीर पर भी चंदन लगा सकते हैं। खस का उपयोग करने को कहा गया है। हम कपूर बांध सकते हैं, कपूर, बच्चों में गले में कपूर बांध दीजिए, अपनी कलाई पे कपूर बांधिए, इससे बीमारियां कम होती हैं, है ना। मोती जो है, मोती का धारण करना चाहिए। अब रात को कहा गया है कि अपना जब रात होती है तो रात के पूर्व भाग में हमें चांदनी रात का सेवन करना चाहिए, सैर करनी चाहिए चांदनी रात में, तो उससे हमें जो है एनर्जी मिलती है, हमारा पित्त जो है वो शांत होता है, ठंडक पैदा होती है। तो दोस्तों इसके अलावा अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस ऋतु में क्या अपथ्य हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें सबसे पहले दिन में धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी की वजह से ही पित्त जो है वो बढ़ रहा है। अगर हम धूप में बैठेंगे तो पित्त और बढ़ेगा और हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ेंगी, है ना। और खाने में कहा गया है कि चर्बी नहीं खानी चाहिए, तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें अर्ली मॉर्निंग में ओस में नहीं घूमना चाहिए, सी फूड जो है इसे अवॉइड करना चाहिए, है ना। क्षार का सेवन नहीं करना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें कड़ी नहीं खानी है। दिन में जो है वो सोना नहीं है, इस ऋतु में दिन में बिल्कुल नहीं सोना, रात को 8 घंटे की नींद लीजिए, है ना। खाना जिनका हाजमा दुरुस्त है वो अपना पेट भर के खाएं, लेकिन क्योंकि हाजमा थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, पेट की बीमारियां होती हैं, एसिडिटी ज़्यादा बनती है ना, पित्त के बढ़ने की वजह से, तो खाना जो है आम लोग जो हैं थोड़ा सा भूख अपना छोड़ के खाएंगे, है ना। पूर्वी वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाले, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, है ना। बाजरा है, उड़द है, कुल्थी है, अरहर है, लहसुन है, अदरक है, पका हुआ बैंगन है, हींग है, तिल है, सरसों है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी पित्त कारक होती हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनको आप क्रॉस कीजिए, अपनी जो है डाइट में ये चीज़ नहीं आपने लेनी है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ विशेष योग बताऊँगा जिनके सेवन से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब पित्त विकार हो रहे हैं, पित्त के शमन के लिए क्या चीज़ें हैं जो हैं, क्या विशेष अपना द्रव्य जो हैं, जो औषधियाँ जो हैं, इनका हम सेवन कर सकते हैं, इसके बारे में जानिए। सबसे पहले आंवला चूर्ण, हमें आंवला चूर्ण खाना चाहिए। आंवला जो है बहुत ही अपना अच्छा योग है पित्त को शांत करने के लिए, हमें ठंडा रखता है, ठंडी तहसीर है उसकी, है ना। अगर आपका पेट खराब रहता है, पेट में कब्ज़ है, रसायन के तौर पे त्रिफला चूर्ण, अगर आपको कब्ज़ है तो त्रिफला चूर्ण
या रसायन के तौर पर डेली भी त्रिफला चूर्ण आप खा सकते हैं रात को सोने से पहले 1 चम्मच ताज़े पानी के साथ, है ना। गुलकंद है, चांदनी रात में रखा हुआ गुलकंद खाने को कहा गया। आप रात को अपना गुलकंद जो है सारी रात आप बाहर रखिए अपना किसी बर्तन में डाल के ढक के, और सोने से पहले आप उसी गुलकंद का 1 चम्मच रोज़ाना सेवन कीजिए। आपके आंतों में जमा हुआ जो मल जो है वो साफ़ हो जाएगा, है ना, पित्त का शमन हो जाएगा। च्यवनप्राश का आप सेवन कीजिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब आपको एक योग बता रहा हूँ दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। 4 चीज़ें हैं, आंवला, धनिया और सौंफ। सबसे पहले ये बराबर की मात्रा में मिला लीजिए, और जितना आपने तैयार किया है, मान लीजिए हम 50-50 ग्राम ले रहे हैं, ये 150 ग्राम हमारा तैयार हो गया, तो इसमें 150 ग्राम ही बराबर की मात्रा में मिश्री मिला लीजिए। अब इसका 1 चम्मच रोज़ाना आप खाइए सुबह खाली पेट, तो आपसे जो बीमारियां हैं वो दूर रहेंगी पित्त से होने वाली। आयुर्वेद में एक तिक्त घृत का वर्णन किया गया है, तिक्त घृत का पान करना चाहिए हमें, है ना। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, हरड़ जो है, हरड़ में मिश्री मिलाकर आप सुबह वो खाली पेट खाइए या रात को खाइए, आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो पंचकर्मों में बताया गया है इस ऋतु में, विरेचन कर्म, सबसे पहले हमें विरेचन करवाना चाहिए। विरेचन का मतलब है कि हमें कोई दस्तावर दवाई जैसे हरड़ हम खा के भी अपना विरेचन करवा सकते हैं। ये खा के हमें, जिससे हमारा पेट साफ़ हो जाए, 3-4 बार मल आ जाए और पित्त जो है वो झड़ जाता है पेट से। विरेचन कर्म करना चाहिए। रक्त मोक्षण करना चाहिए। रक्त मोक्षण का मतलब हमें, जैसे हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। इस ऋतु में ब्लड डोनेशन करना बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप इस ऋतु में ब्लड डोनेशन करेंगे, सारा साल आपको पित्त से होने वाली बीमारियां, पेट की बीमारियां आपकी ये जो हैं कंट्रोल में रहेंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी का उपयोग कीजिए, और आने वाले इस ऋतु में 2 महीनों में अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा हेल्थ की तरफ आपका झुकाव रहेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।